गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और कुछ आर्टिकल हम अदर न्यूज़पेपर से डिस्कस करेंगे। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्रायोस्फीयर के ऊपर देखेंगे। क्रायोस्फीयर से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में देखेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या कहता है और कहाँ से इमरजेंस हुआ इसके बारे में देखेंगे। और अदर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 139th बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखेंगे। देखो, कोई भी हम न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं तो कोई भी आर्टिकल हमारे द्वारा छोड़ा नहीं जाता। इन फ्यूचर डे बाय डे हम उस पर रिसर्च करने के बाद आपको पूरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई आर्टिकल छोड़ा जा रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तब भी बाय द वे छूटता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट डे डिस्कशन में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। पहला आर्टिकल रिलेटेड है जो बीजेपी सारे इलेक्शन जीती है बहुत सारे स्टेट में। देखो, मध्य प्रदेश में बीजेपी अगेन जीती है, राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर से बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ बीजेपी जीती है। और तेलंगाना में बीआरएस की गवर्नमेंट थी। बीआरएस को ये हिस्टोरिकल है क्योंकि जब से तेलंगाना बना है तब से बीआरएस की वहाँ पर सत्ता थी, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम कांग्रेस आई, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो फ्रंट पेज का आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। देखो क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा है जो दिल्ली है ये मोस्ट अनसेफ सिटी है फॉर वीमेन के लिए इन इंडिया में। बताओ, ये सोचने की बात है कि कोई कंट्री की राजधानी और इतनी ज़्यादा अनसेफ कैसे हो सकती है। आपके पुलिसिंग सिस्टम से कितना ज़्यादा क्वेश्चन उठ सकता है कि पुलिस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दिल्ली जो है वो मोस्ट अनसेफ सिटी है क्योंकि यहाँ पर हर दिन 3 विमेन के साथ रेप किया जाता है। अगर आप फ्रंट पेज देखेंगे तो फ्रंट पेज में बताया गया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि हर दिन यहाँ पर 3 विमेन या गर्ल कह लो उनके साथ रेप किया जाता है। तो दिल्ली मोस्ट अनसेफ सिटी है। अगर आप बता सकते हैं किसी भी सिटी को सेफ बनाने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को पे संज्ञान ले सकते हैं ताकि वो सेफ हो जाए। जैसे पुलिस रिफॉर्म के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। पुलिस जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, तो क्या हम पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में लाना चाहिए, या फिर दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, इसमें सेंटर और स्टेट झगड़ा करते रहते हैं, तो कोई भी यूनियन टेरिटरी है उसे फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लाना चाहिए। इस तरह के आप 4-5 पॉइंट दे सकते हैं। अगर आपको जो पॉइंट याद आ रहे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो पहली बात हम डिस्कस कर लेते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो क्राइम और क्रिमिनल का डेटा रखती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्राइम और क्रिमिनल का डेटा रखती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसको सेटअप किया गया था 1986 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। देखो, ये कोई स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। आप ये याद रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी का मतलब है ये इंफॉर्मेशन रखती है क्राइम और क्रिमिनल के बारे में और उनके परपेट्रेटर्स के बारे में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बताती है। इसको रिकमेंड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन, बना था 1977 में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक टास्क फोर्स बनी थी 1985 में। इन दो कमेटी की आधार पर, इन दो कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाया गया। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाने के पीछे क्या रीज़न था कि जो क्राइम और जो क्रिमिनल्स हैं उनका प्रॉपर डेटा मेंटेन किया जा सके और इस डेटा को प्रॉपर विद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ शेयर किया जा सके। देखो, फंक्शन क्या है, फंक्शन आप देख लो क्या करता है। ये मेंटेन करता है नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर। देखो, सेक्सुअल ऑफेंडर उन्हें कहा जाता है जो कभी ना कभी सेक्स से रिलेटेड उनके खिलाफ केस हुआ होता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक जो डेटाबेस है, डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है और उसे स्टेट और यूटी के साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर किया जाता है कि इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं, इन पर आप संज्ञान लीजिए। अगर इनके द्वारा अगेन कोई क्राइम किया जाता है तो इन पर सख्त से सख्त संज्ञान लिया जाना चाहिए। ठीक है, अब
अगली बात क्या बताई गई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज अ सेंट्रल नोडल एजेंसी। ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है टू मैनेज टेक्निकल एंड ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। मतलब कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है तो उससे रिलेटेड कोई भी रिपोर्टिंग है उसके लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को एक सेंट्रल नोडल एजेंसी डिजिग्नेट किया गया है। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड आप इस पे कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो, रेप से रिलेटेड, गैंग रेप से रिलेटेड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, ताकि साइबर क्राइम्स जो हैं उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग ईजिली किया जा सके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, देखो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है आईटी सिस्टम को और डिलीवर करता है क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री। मतलब आप इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू जुड़ सकते हैं। आईटी प्लेटफॉर्म का यहाँ क्या मतलब है, आईटी सिस्टम का, आईटी सिस्टम का मतलब है कि आपको एक वेबसाइट दी जाएगी, उस वेबसाइट पर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के थ्रू आप पर डिलीवरी क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी की जाएगी। देखो इस टास्क फोर्स के 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 5 पिलर्स में जैसे पुलिस आता है जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, ई फॉरेंसिक एंड फॉरेंसिक लैब आता है। आप जानते हैं फॉरेंसिक लैब वो होती हैं जहां पर क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जैसे किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं तो देखा जाएगा ये फिंगरप्रिंट्स किस से मैच करते हैं, किस रिलेटिव से मैच करते हैं। तो इस तरह की फॉरेंसिक जो सिस्टम होता है ये देखा जाता है। फर्स्ट टाइम फॉरेंसिक जो कंपलसरी कर दिया हर केस में, हर क्रिमिनल केस में कंपलसरी किया गया, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी फॉरेंसिक सिस्टम या फॉरेंसिक लैब या फॉरेंसिक रिपोर्टिंग करना कंपलसरी कर दिया एवरी क्रिमिनल केसेस में। अगला प्रयोग क्या है, ई कोर्ट है फॉर कोर्ट, ई प्रोसिक्यूशन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए और ई प्रिजनर है फॉर प्रिजन के लिए। तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। आईटी सिस्टम को हमसे मतलब आईटी सिस्टम को हमसे मिलाता है। तो इस तरह से ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वर्क करता है। तो आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में 2-3 चीज़ें पता होना चाहिए। ये एक स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक अटैच ऑफिस कह सकते हैं या ये फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं इसे, या तो अटैच ऑफिस कह लीजिए या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी की लीजिए। इसे 1986 में बनाया गया, जो नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। आपको ये याद रखना है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये 2-3 चीज़ें याद रखना कंपलसरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अभी रिसेंटली 3 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। ये बर्थ एनिवर्सरी 39th बर्थ एनिवर्सरी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के फादर का नाम महादेव सहाय था और इनका जन्म सिवान में हुआ था। सिवान ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है बिहार में। मैं यहाँ पर गया हूँ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर भी गया हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी का मैंने घर देखा है, किस तरह से वो रहते थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ और इनकी एजुकेशन जो है वो इन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया 1902 में। 1915 में मास्टर्स लॉ में मास्टरी करने के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता गए और इन्होंने एग्जामिनेशन पास किया और वहाँ पर गोल्ड मेडल पाया। ठीक है, 1916 में इन्होंने लीगल करियर स्टार्ट कर दिया पटना हाई कोर्ट में और डॉक्टरेट ऑफ लॉ इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1937 में किया। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कंप्लीट स्टडी इंडिया में हुई, ये कहीं भी फॉरेन में नहीं गए। अक्सर आप देखेंगे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिग्री अचीव की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं फॉरेन नहीं गए, इन्होंने डिग्री यहीं पर अचीव की। रोल इन फ्रीडम फाइट फॉर फ्रीडम, मतलब जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं इनका फ्रीडम फाइटर में क्या रोल था और गांधी जी से किस तरह से एसोसिएट हुए। देखो जब चंपारण में
चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ वॉलंटियर बुलाया और उनसे बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए राय ली। उनसे पूछा कि किस तरह से आपको इस चंपारण सत्याग्रह में वर्क करना चाहिए। गांधी जी से इन्फ्लुएंस होकर गांधी जी ने बहुत सारे आइडियाज़ को राजेंद्र प्रसाद के चेंज कर दिया। उसमें इम्पॉर्टेंट था कास्ट और अनटचेबिलिटी। राजेंद्र प्रसाद जो के आइडियाज़ थे कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, उसको गांधी जी के द्वारा चेंज किया गया। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने फुल कोर्स से भाग लिया। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1918 में आया और जलियांवाला मैसाकर 1919 में हुआ, तो जिसमें राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के और क्लोज आ गए। ठीक है, कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। उसको स्टार्ट करने के लिए बिहार में भी संज्ञान लिया गया। नेशनल कॉलेज, इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस छोड़ दी और उसके बाद नेशनल कॉलेज नियर पटना बनाया 1921 में। ठीक है, साल्ट सत्याग्रह मार्च 1930 में साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ और बिहार के नखास पौंड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। देखो क्या होता था, जब मार्च में गांधी जी के द्वारा गुजरात से साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया तो बहुत सारे लीडर ने अपने रीजन में एक साल्ट सत्याग्रह किया। तो इस साल्ट सत्याग्रह जो अलग अलग रीजन में किया गया उसका अलग अलग नाम दिया गया, जैसे नखास पौंड में साल्ट सत्याग्रह किया गया। ठीक है, अब इन्होंने अगली बात क्या की गई है, ही देन सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड साल्ट टू रेज। अब इन्होंने क्या किया, जो मैन्युफैक्चर्ड साल्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे बनाकर बेच रही थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से ना खरीदकर अपने आप बनाकर बेचना चालू किया, जिसमें क्या हुई, इन्हें 6 मंथ की इम्प्रीजनमेंट हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इंडियन नेशनल कांग्रेस को देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली ज्वाइन की 1911 में। ठीक है, और ये जो सेशन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की उसका सेशन जो हेल्ड हुआ था कलकत्ता में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे का सेशन अटेंड किया 1934 में, मतलब प्रेसिडेंट बने, उसके 2 बार प्रेसिडेंट बने। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, रिजिग्नेशन दे दिया कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से। तब राजेंद्र प्रसाद को सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनाया गया। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी। इंटरिम गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। उस टाइम इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर बनाया गया और इन्होंने स्लोगन दिया ग्रो मोर फूड। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हुए थे उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी अध्यक्षता में सारी मीटिंग्स होती थी और सारे कार्यकाल होते थे। ठीक है, कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमेटी बनी थी उसमें से वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट कमेटी जो थी नेशनल फ्लैग की, उसकी इन्होंने चेयरमैनशिप की, रूल ऑफ प्रोसीजर की चेयरमैनशिप की, फाइनेंस एंड स्टाफ्स की और स्टीयरिंग कमेटी की। ये आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में कम्प्लीटली लागू हो गया, उसके बाद इलेक्शन के बाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के लिए, इंडिया के, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया जो नेशनल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें कहते हैं जब आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी जैसे सत्याग्रह एट चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, हिज ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, महात्मा गांधी एंड बिहार, बापू के कदमों में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की डेथ हो गई सदाकत आश्रम में रहते समय 28 फरवरी 1963 में ये दुनिया से चल बसे। तो इस तरह से हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक एक चीज़ डिस्कस की, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब नेशनल फ्लैग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और कैसे कहाँ सिवान में उनका जन्म हुआ। आपको मैं इनका कल घर दिखाऊंगा किस तरह से इनकी कोठी बनी हुई थी। ठीक है, अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं जो रिलेटेड है क्रायोस्फीयर से। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट रिलीज हुई है 2023 की। ठीक है, इसको रिलीज़ किया गया है इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर 2 डिग्री टेम्परेचर टच कर जाता है तो हमारा जो आज के टाइम पर हिमालय में आइस है वो 50% डिग्रेड कर जाएगा।
ठीक है। यही वार्निंग दी गई है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता है और एबव प्री इंडस्ट्रियल एरा से पहुंचता है तो हमारा धीरे धीरे अंटार्कटिका रीजन में भी सारा कंप्लीटली लॉस हो जाएगा आइस का। आर्कटिक रीजन एज अ लैंड नज़र आने लगेगा। वाटर टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री अगर बढ़ गया तो आर्कटिक रीजन और नॉर्थ अटलांटिक रीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इम्पैक्ट पड़ेगा परमाफ्रॉस्ट पे। देखो परमाफ्रॉस्ट मैंने आपको पहले भी बताया है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, वो रीजन होता है जो ज़मीन के अंदर ज़मीन को भी परमानेंट ठंडा रखता है, मतलब जमा रहता है। और ये अप्रॉक्स मिनिमम इसके 2 साल चाहिए होते हैं। 2 साल तक तो जमा रहे और मैक्सिमम इनफाइनाइट लेवल, मतलब कितने साल भी जमा रह सकता है। तो आपको ये बात याद रखना, परमाफ्रॉस्ट उसे कहते हैं जो मिनिमम 2 साल तक जमा रहे और 2 साल के ऊपर वो कितने भी साल जमा रह सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। अब बोथ 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें इसमें याद क्या रखना है, देखो हमें याद रखना है, ये सब चीज़ें मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं कि किस तरह से ये क्रायोस्फीयर को इफेक्ट लगेगा। देखो पहले हमें पता होना चाहिए क्रायोस्फीयर होता क्या। क्रायोस्फीयर वो रीजन होता है जो मोस्टली ठंडा रहता है, जैसे स्नो हो गया, ग्लेशियर्स हो गए। अभी आप आके देखेंगे क्रायोस्फीयर्स की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो क्रायोस्फीयर क्या होता है कि जो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम पार्ट ठंडा रहता है, उसे क्रायोस्फीयर कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए क्रायोस्फीयर किसे कहते हैं और स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है। ये पब्लिश की गई है इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा। हमें पता होना चाहिए कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो हिमालय को क्या नुकसान होगा, अंटार्कटिका को क्या नुकसान होगा और आर्कटिक रीजन को क्या नुकसान होगा। वाटर टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करेगा आर्कटिक और अंटार्कटिक को, और परमाफ्रॉस्ट क्या होता है और किस तरह से इफेक्ट डालेगा। देखो क्रायोस्फीयर यहाँ पर बताया गया है। क्रायोस्फीयर क्या होता है, अर्थ का वो पार्ट होता है जिसमें स्नो और आइस रीजन होता है और रेंजेस होती हैं जिसमें आइस शीट मिलेंगी, ग्लेशियर मिलेगा, परमाफ्रॉस्ट मिलेगा, आइस और पोलर आइस मिलेगा। इसको हम क्रायोस्फीयर कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, ग्राउंड का वो रीजन होता है जो कॉन्टिन्यूसली एटलीस्ट 2 साल ठंडा रहता है और उसमें ज़मीन जमी रहती है और इन्फिनाइट लेवल पर कितने ही साल तक ठंडा रह सकता है। परमाफ्रॉस्ट में सॉइल, ग्रेवल और सैंड इस तरह की सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट क्या कहते हैं थॉज हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, उसके रीजन क्या हो रहे हैं, CO2 और मीथेन इमिशन हो रहा है और मीथेन और CO2 इमिशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारी इकॉनमी और हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से हमने आज आर्टिकल डिस्कस किया। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल विद नेम सर्च कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।